मैंने 2 साल अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन लेके चला था कि यार मैंने तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही आना है। मैंने एम्स दिल्ली ही चाहिए मुझे। मैं ऑल इंडिया रैंक 2 भी नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 ही आना है मैंने। मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि उनको ये टेंशन थी कि मैं पागल ना हो जाऊँ। उनको ये लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मैं जेन्युइनली हल्का सा ओवरबोर्ड ना चले जाऊँ। नीट में अगर जेई मेंस के 26 साल के अपने पीवाई क्यों किया? सारे मैंने एक्चुअली नीट के तो करे ही थे। जेई के भी पिछले 26 ईयर्स के PYQs करते थे। नीट मैंने कोशिश करता कि 15-16 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ। तब रहता था कि एटलीस्ट दिन का 16 घंटा पढ़ लूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, क्या टॉप करने के लिए बड़ी कोचिंग ही इम्पोर्टेंट है या एक छोटी कोचिंग से एक छोटे टीचर से पढ़ के टॉप किया जा सकता है? मैं हल्का सा एरोगेंट हो गया था कि यार मैं तो बहुत समझदार हूँ। मैं जितने ये ऑल इंडिया टेस्ट हैं उसके अंदर टॉप 10 में, टॉप 5 में रेगुलरली आ रहा हूँ। तो मुझे था कि मैं फाइनल में भी आ जाऊँगा। एग्ज़ाम हॉल ऐसा था कि तब भी तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी, पेट दर्द करने लग गया था। और बाई चांस इन्विजिलेटर्स भी ऐसे थे कि जो 1.5 घंटा 1 से लेकर 1.5 घंटा चिल्लाते रहते हैं। 11-12 के दौरान आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे टोटल? मतलब मुझे चलो HC वर्मा तो करी ही है। अच्छा, एससी वर्मा की है? HC पूरी वर्मा की है? करी, हाँ जी। अब एरोडॉप्स की भी किए थे? वो तो बस अपना मन भरने के लिए जे एडवांस के कुछ क्वेश्चन कर लेता था बीच बीच में। जो वो वाला क्वेश्चन है 2016 का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई टिप्स? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ा था बारी NCERT वही 20 से 25 बारी पढ़ ली थी एंड तक जाते आते। मैथ्स में मैंने वर्ल्ड टॉप किया था। मैथ्स के अंदर 200 में से 200 अंक आए थे, तो उसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक आया था मेरा। बाप रे! एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्रैक कर सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बहुत दिन के बाद मैं आज लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ है भाई नीट ऑल इंडिया रैंक 1 आर्यन गुप्ता। भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। कैसी फीलिंग कैसी होती है भाई ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद? आपको फील कैसा होता है? पहले आपकी लाइफ बहुत बेसिक होती है और अभी आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, तो क्या मतलब स्टारडम क्या रहता है? अभी तो स्टारडम चलो नहीं, पर हाँ लग रहा है कि बाहर घूमने को मिल रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बहुत सारे, तो अच्छा लग रहा है। पर वही साथ साथ विश्वास नहीं हो रहा कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया। जब खुद के साथ होता है तब इतना वो जहन नहीं हो पाती बात। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले बहुत खुश हैं, टीचर्स बहुत प्राउड हैं। तो गाइस, अभी हम इनके रूम में हैं, तो ये इनका कुछ इस टाइप का रूम है। मैं आपको वीडियो लगा दूंगा। तो आप बताओ भाई, आपका क्या स्टडी रूटीन रहता था? डेली रूटीन क्या रहता था? किस टाइप से आप पढ़ते थे? वैसे इनिशियली 11th और 12th के मेजर पार्ट में मैं 12 to 14 आवर्स स्टडी करता था। जैसे क्लास 5 to 6 आवर्स क्लासेस हुई, और घर पे भी 5 to 6 आवर्स 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी रखता था कि जो क्लास में किया है वो उसी दिन रिवाइज कर लूँ, उसी दिन पढ़ लूँ। जैसे आज मान लो फर्स्ट डे है किसी चैप्टर का, तो फर्स्ट डे का काम किया। सेकेंड डे फर्स्ट डे का काम, सेकेंड डे का काम, थर्ड डे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का काम। ऐसे बार ही रिविजन होती रहती थी एक चीज़ की कि तुम एक बार ही पढ़ते हो तो 1-2 दिन के लिए रिटेंशन रहेगी, बाद में भूल जाओगे। बार ही पढ़ते रहता था कि जो रिटेंशन है बहुत ज़्यादा, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हर दिन पढ़ता था, जो टीचर्स कहते थे फॉलो करते रहता था, जो DPPs देते थे, होमवर्क देते थे, वो दिन पर दिन ख़त्म करते रहता था। और ऐसे ही 2 साल मैंने बताया। एजुकेशन स्क्वायर से आपने 2 साल पढ़ाई की थी? हाँ, मैंने वही लोकल कोचिंग एजुकेशन स्क्वायर लुधियाना पंजाब से ही रेगुलर क्लासेस ली थी इन 11th एंड 12th। वैसे डेली मतलब पर्टिकुलर कितने और सेल्फ स्टडी करते थे रूम में आप अपने? वही आफ्टर क्लासेस हल्का सा नैप लेने के बाद मोस्ट ऑफ द डे तो पढ़ाई होती थी। देखो कि ब्रेक के लिए चलो खाना खा लिया, TV देख लिया, थोड़ी देर यूट्यूब शॉर्ट्स देख ली, पर पूरा दिन पढ़ाई होती थी। उसमें टोटल सिटिंग 7 आवर्स के करीबन, और उसमें से आउटपुट 6 आवर्स की हो जाती थी। मतलब 6 आवर डेली पढ़ते थे आप? 6 आवर्स डेली पढ़ता था। पर जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन दोस्त के साथ थोड़ा घूम लिया, उस दिन हल्का सा कम पढ़ता था। एवरी 3 वीक्स टेस्ट होता था, उस दिन हल्का सा कम पढ़ता था। वैसे इनिशियली 6 आवर्स का स्टडी रूटीन मेंटेन रखता था, पर एंड तक जाते जाते जब सारी क्लास ख़त्म होगी, सब कुछ बोर्ड्स वगैरह होने के बाद, जब रीनीट और नीट के 1-2 महीने पहले, तब मैंने कोशिश करता कि 15-16 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ। तब रहता था कि एटलीस्ट दिन का 16 घंटा पढ़ लूँ। और वैसे ही हर दिन पढ़ता था, बीच में ब्रेक्स लेते रहता था, और ऐसे ही फिर 2 साल ओके। अच्छा, आपके नीट में कितने मार्क्स आ रहे थे? जो 3rd में को नीट हुआ था वो मेरा
अच्छा गया था, बुरा नहीं गया था, पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया था बिल्कुल भी। तो उसमें 696 आ रहे थे, तब पैनिक कर गया था, बट रीनीट के अंदर 715 आ रहा। कैसा पैनिक क्या हुआ था आपका, मतलब? मैंने 2 साल अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन लेके चला था कि यार मैंने तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही आना है, मैंने एम्स दिल्ली ही चाहिए मुझे, मैं ऑल इंडिया रैंक 2 भी नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 ही आना है मैंने। तो इस चक्कर में ना तुम अपने आप को हल्का समझने लग जाते हो। मैं हल्का सा एरोगेंट हो गया था कि यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं जितने ये ऑल इंडिया टेस्ट हैं उसके अंदर टॉप 10 में, टॉप 5 में रेगुलरली आ रहा हूँ, तो मुझे था कि मैं फाइनल में भी आ जाऊँगा। पर वही एरोगेंस तो कोई मदद करती नहीं है। तो फाइनली जब मैंने नीट 1 का एग्जामिनेशन दिया, तब एग्ज़ाम इतना इजी आ गया था, मैं पैनिक कर गया कि जब क्या पेपर वाला माहौल कैसा था, कैसा उस टाइम का माहौल कैसा था? अब जब किस्मत ऐसी थी, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम हॉल ऐसा था कि तब भी तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी, पेट दर्द करने लग गया था, और बाय चांस इन्विजिलेटर्स भी ऐसे थे कि जो 1.5 घंटा 1 से लेकर 1.5 घंटा चिल्लाते रहते, दे वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ द लंग्स। तो वो भी फोकस नहीं कर पाया, बीच में से पेपर छीन लिया, वीडियोग्राफी हो गई, तो पेपर छोड़, और बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम था पहली बारी एटलीस्ट मेरे सेंटर पे मेरे लिए। मेरे बाकी दोस्तों का ठीक रहा था, पर मेरे जो क्लासरूम में विजिटर दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, बातें कर रहे थे। लकीली दूसरे पेपर में बहुत सिस्टमेटिकली OMR 10 मिनट पहले दी गई। इन्विजिलेटर्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे, बहुत ज़्यादा डेकोरम मेंटेन करके रख रहे थे। तो पहली बारी में वही हल्का स्ट्रेस, हल्की सी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी अपने आप से कि मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, जबकि किया फिर भी कुछ नहीं है मैंने अभी तक। मतलब ये तो हो ना कि मतलब तुम एरोगेंट तब हो कि जब तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो जीवन में, मैंने तो कुछ नहीं करा था, फिर भी एरोगेंट था। तो वो चीज़ ये आप अपने आप को मान रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको लगता था इस टाइप का? हाँ, फिर नीट के बाद वही रियलाइजेशन हुई कि तो क्यों हवा में उड़ रहा था, तूने ऐसा क्या ही किया। फिर वो बहुत ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस था, बुरा बहुत लगा जब नीट की अनाउंसमेंट आई, तब भी बहुत रोना आया, बुरा लगा कि यार क्यों हो रहा है, हम क्यों बच्चे क्यों पिस रहे हैं इस चीज़ में, हमारी तो गलती भी नहीं है ना कि 22 लाख बच्चों को फिर से पेपर देना पड़ रहा है, कि हमारे साथ ही हो रहा है। एट द एंड तो हम सफ़र कर रहे हैं फिर से, पर यही था कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ का। तो किसी दिन कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि एक और मौका मिला, क्योंकि सिर्फ मैं अपने लिए कह रहा हूँ, पता है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है जो हुआ है, अपने लिए बहुत पर्सनली मुझे था कि कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस मिला। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलूँगा, कुछ नहीं कि ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली कोई भी कॉलेज का नहीं सोचूंगा, बेस्ट दूंगा हर दिन बेस्ट देते गया, 40 दिन बेस्ट दिया, और लकीली लास्ट दिन रीनीट के दिन भी 21 जून को तब भी अपना बेस्ट दे के अच्छा पेपर चला गया। अच्छा, वो नीट के बाद नीट कैंसिल हुआ और रीनीट हुआ, उस दौरान आपका स्टडी रूटीन कैसा था? स्टडी रूटीन में तो कोई चेंज नहीं आया, वही कि 15 to 16 आवर्स कोशिश करना कि पढूं। नहीं होता था कई बार कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, डीमोटिवेट बहुत फील हो रहा है, पर वही कोशिश रहती है कि 15 to 16 आवर्स पढ़ते रहो, और ये है कि जब पढ़ रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। रूटीन में कोई चेंज नहीं आया था, पर वही माइंडसेट में बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट आ गया था, जो आपको बताया मैंने अभी कि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल छोड़ देना, तो उस चीज़ में मदद कर रही। अच्छा, ये 2 साल आपने 11th के बाद ही आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने ड्रॉप नहीं लिया है? नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, और 12th के बाद ही मैंने रीनीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आया। अच्छा, आपने प्योर ऑफलाइन किया, ऑनलाइन कुछ भी यूज़ नहीं किया? ऐसा नहीं है, ऑफलाइन तो एजुकेशन स्क्वायर से तो क्लासेस ली थी, पर जैसे हर बच्चा करता है, टॉप 100 में मुझे लगता है सभी करते होंगे, सब ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज लेते हैं अपने आप का। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया था स्टडी के लिए? क्लासेस के लिए नहीं, क्लासेस सिर्फ मैंने एजुकेशन स्क्वायर से लगाई है, और टेस्ट सीरीज़ अलग अलग इंस्टीट्यूट से, वो मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट से करा था, दैट्स इट। अच्छा, इस 11th-12th के दौरान आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे टोटल? पहले तो हर 3 वीक्स होते थे 11th में, और पर 12th के एंड तक जाते जाते आखिर के फ्रॉम जनवरी ऑल्टरनेट डे 3 टेस्ट पर वीक, फिर 4 टेस्ट पर वीक, फिर फाइनली हर दिन टेस्ट देने लग गया था। तो मुझे लगता है एंड तक जाते जाते 70-80 टेस्ट, तो बहुत सारे टेस्ट मॉक टेस्ट दे दिए थे, एटलीस्ट फुल सिलेबस। लास्ट के 4-5 महीनों में आई हैड गिवन 80 to 90 मॉक टेस्ट। अच्छा, कितने दिन में 80-90 दिए थे आपने? वही हर दिन देता था, आखिर के 4 महीनों में 8, अब
बाकी जो 2 साल है वो तो हर 3 वीक्स होते थे। और आखिर में मुझे आखिर का याद है कि कितने दिए थे, पर ओवरऑल हाँ ओवर 150-200 तो दे ही दिए होंगे मैंने। 150-200? हाँ जी, फुल सिलेबस 720 मार्क्स वाले। बाकी जो पार्ट टेस्ट होते थे इंस्टीट्यूट में क्या कहते हैं 40 मार्क के 50 मार्क के वो चलते रहता था। अच्छा, आपकी रूम का कैसा इन्वायरमेंट आप बनाए थे स्टडी के लिए? रूम का ये रखा था कि एक्चुअली बहुत नेगेटिव रहता है, तो वही हल्का सा पॉजिटिव रखने के लिए मेरे फादर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सचिन गुप्ता। वो जब भी फ्री होते थे रात को केसेस वगैरह करके आते थे, बैठ जाते थे मेरे साथ कि बच्चे अकेले ना लगे। बाकी ये 2 स्टडी टेबल्स हैं, पहले मेरा बड़ा भाई और मैं साथ पढ़ते थे, फिर जब कॉलेज चले गए मैं अकेला पढ़ता था। और वही बस हल्का सा पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए रूम हल्का साफ रखता था, क्योंकि जब रूम भी वो बहुत क्लटर मैसी होता है, क्लटर्ड होता है, तो खुद हल्का सा खिंच सी मचती रहती है कि खुद पढ़ने का इतना मन नहीं करता। तो हर लाइक हफ्ते एक बार बुक्स वगैरह सेटल कर देता, सॉर्ट कर देता, तो ऐसे बस पढ़ते रहता था। बुरा तो लगता था, मन नहीं करता पढ़ने का कई बार कि यार क्यों ही पढ़ रहा हूँ, क्या ही फ़ायदा है, क्यों कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर हर दिन करते क्या। और अच्छा, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी था, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ पड़ता था? पर्सनली मुझे लगता है मेरे लिए फ़िज़िक्स ईजी था, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब शुरुआत से 11th में, मतलब मुझे चलो HC वर्मा तो करी ही है। अच्छा, HC वर्मा की है? HC पूरी वर्मा की है? करी, हाँ जी। क्वेश्चंस तो सारे करे हैं। 11th वर्मा के सारे क्वेश्चन किए आपने? 11th में करी थी। अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था कीड़ा करने का, इसलिए मुझे एडोफ के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करे थे, जस्ट शौकिया। अब एडोफ्स के भी किए थे? वो तो बस अपना मन भरने के लिए जे एडवांस के कुछ क्वेश्चन कर लेता था बीच में। जो वो वाला क्वेश्चन है 2016 का बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 व्हील्स वाला, जिसमें एंगुलर मोमेंटम एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन बस शौकिया किए थे मैंने। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगेन। पर फिज़िक्स का बहुत कीड़ा था। मैंने आखिर के 26 साल के जेईई मेंस के PYQs कर लिए थे। 26 साल के? हाँ, वो मुझे लगता है ज़रूरी है नीट में। अगर जेईई मेंस के 26 साल के अपने PYQ किया? सारे मैंने एक्चुअली नीट के तो करे ही थे, जेईई के भी पिछले 26 ईयर्स के PYQs करते थे। नीट के कितने साल के किए थे PYQ? नीट के एज सच तो पिछले 10 to 15 ईयर्स के, मतलब जो आफ्टर जब नीट आया था, नीट 2016 के बाद कुछ पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लिए थे, पर इतना नहीं था जैसे कि पास्ट ईयर पेपर्स। कई बार मैंने सुना है लोग कहते हैं कि पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व क्या करो। मेरा सच को फिक्स नहीं था। थोड़े मोटे पास्ट ईयर पेपर जैसे 25 का कर लिया था, 16 का कर लिया था, जो मुझे लगता है मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट थे, तो वो सब किए थे। पर उसमें भी शायद 2025 वाले के अंदर भी कुछ 705 नंबर आया था मेरा। अच्छा, जब आपने सॉल्व किया था पूरा? जब मैंने किया था वो, जब पर ये भी है कि मतलब चलो 705 आए थे उसके अंदर, पर वो सब वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था मैं, तो हल्का सा अनड्यू एडवांटेज तो था, पर उसमें भी उसमें भी मतलब अच्छा चला गया था। पर अच्छा, टॉप करने के लिए आपको क्या लगता है, जेईई मेंस के PYQ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल था या फिर नीट का PYQ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था कि नीट के PYQs रिलेटिवली ईजी होते हैं काफ़ी। स्पेशली 24 का पेपर देख लो, 23 का पेपर देख लो, 22 का, 21 का, लीविंग 25 पेपर ऑफ 2025, वो तो बहुत एक्सेप्शनल लेवल का पेपर था। पर अब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैन कम, बिकॉज जो नीट पहले वाला था 26 में वो बहुत ही ईजी था, 24 के लेवल का था। पर जो रीनीट था वो चलो 25 के लेवल का नहीं, उससे 1 or 2 स्टेप्स डाउन, पर वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो मुझे लगता है अगर इफ़ यू आर एमिंग फॉर 180 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तुम्हें जेईई PYQs करने चाहिए, फॉर केमिस्ट्री स्पेशली एंड फॉर फिजिक्स टू। और वो मैंने केमिस्ट्री के भी लास्ट के 25 ईयर्स के करते हैं और फिजिक्स के भी लास्ट के 25 ईयर्स के करते हैं। बायोलॉजी आपने कैसे पढ़ी थी? बायो शुरुआत में नोट्स और इंसाइट दोनों करता था, एंड तक आते आते नोट्स के इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड तो आउट ऑफ 90 मान लो 89 क्वेश्चन तो NCERT से ही आएंगे। 1-2 क्वेश्चन कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल देते हैं, जैसे 25 में डाला था। तो हर चीज़ जो क्या कहते हैं इंटरफेस नहीं, मतलब जो प्रोलॉग दिया होता है किसी क्या कहते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जैसे कैथरीन साउ के बारे में हो गया, अर्नस्ट मेयर के बारे में हो गया, ऐसे दिए हुए थे। तो वो सब कुछ मैंने पढ़ा था बारी NCERT वही 20 से 25 बारी
पढ़ ली थी एंड तक जाते आते। बुक्स के लिए मुझे मॉड्यूल्स होती थी जो क्या कहते हैं MTG फिंगर टिप्स सॉल्व करी है मैंने। इट इज़ अ वेरी गुड। MTG क्या है? MTG की फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी मैंने करी थी, नॉट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फॉर बायोलॉजी। और एक डॉक्टर अली आती है, तो उनके लिए मैंने बायो के लिए ये बुक्स करी थी मैंने। ये रिकमेंड करोगे आप? हाँ, आई वुड श्योरली रिकमेंड। MTG के क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है नीट के लिए, और डॉक्टर अली हल्के से हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस कवर कराए थे विच विल ऑल्सो कवर ओलंपियाड्स। जैसे मैंने NSCC और NSCB दिया था, जो ओलंपियाड्स नेशनल लेवल पे होते हैं, तो उनके अंदर दोनों के अंदर टॉप 10 मेरिट में मेरा नाम आया था। टॉप 10 ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 में आया था मैं। तो मैंने आज सच तो अलग से प्रिपरेशन करी नहीं थी, पर जो प्रिपरेशन नीट के लिए करता था वही साथ साथ करते करते एग्जाम पेपर ऐसे दे दिए और उनके अंदर टॉप 10 रैंक आ गया। आपके बोर्ड्स 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? 10th में शायद 98-99 कुछ आए थे, और मैथ्स में मैंने वर्ल्ड टॉप किया था। मैथ्स के अंदर 200 में से 200 अंक आए थे, तो उसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक आया था मेरा। बाप रे। और क्लास 12th के अंदर ओवरऑल 97.2% आया था मेरा बोर्ड्स के अंदर। कैसे आपको क्या लगता है कि एक नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? कैसे एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्रैक कर सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है? अगेन, नीट इज़ आई नॉट से इट्स अ गेम ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, यू आर पुटिंग इन द आवर्स एंड यू आर इफेक्टिवली स्टडीइंग, जब तुम पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है, तो एन वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो कैन क्रैक नीट। जैसे मेरी एक एडवाइस होगी कि फॉलो योर टीचर्स, एक दूसरा ईमानदारी से पढ़ो, कि जो तुम मेहनत कर रहे हो, जब तुम पढ़ रहे हो, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ये मेडिटेशन में हम करते हैं कि जो ध्यान है सिर्फ प्रेजेंट पे होना चाहिए, ना ही फ्यूचर का सोचना। जैसे मैं रीनीट का एग्जामिनेशन दे रहा था, मैंने अपने आप को ये मान लिया कि भाई नॉर्मल मॉक टेस्ट है, ना ये सोचना है कि रिजल्ट क्या आएगा, कि जो रैंक, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं, जो रैंक आएगा मेरे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरा, वो मेरे हाथ में नहीं है। क्यों सोचना उसके बारे में? मैंने जो मान लो नहीं पढ़ा या पढ़ लिया या कुछ छूट गया, वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो निकल चुका है। मेरे क्या कंट्रोल, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिर्फ उस पर ध्यान दूँ। जो थ्योरी की आप लाइन पढ़ रहे हो, किसी पेज की लाइन पढ़ रहे हो, सिर्फ उस पर ध्यान दो। और ये चीज़ जनरली आपको हेल्प करेगी। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान दो। पुट इन दी आवर्स। 2 साल पता है डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टॉर्चरस टाइम है, पर अगर अपने मन को तुम समझा दोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये 2 years बहुत ईजी गोइंग हो जाएंगे। अच्छा, आप एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, कई बार देखता है कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया नीट में, बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऑल इंडिया रैंक 1 लाना इजी होता है, टफ होता है, फिर कितना डिफ़िकल्ट होता है? अब देखो, मुझे तो लगता है कि जितनी मेहनत कर सकता था उतनी तो करी है। मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि उनको ये टेंशन थी कि मैं पागल ना हो जाऊँ। उनको यही लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मैं जेन्युइनली हल्का सा ओवरबोर्ड ना चले जाऊँ। तो हाँ, मेहनत लगती है कहीं ना कहीं। पागल बनना पड़ता है भाई। पागल बनना नहीं कहूँगा, ब्रेक्स लें, अगेन ब्रेक्स लो, सिर्फ पढ़ाई ना करो। पर अगेन ज़रूरी नहीं है कि तुम 15 घंटा 16 घंटा पढ़ो। चाहे तुम 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा भी पढ़ रहे हो, जब तुम पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और इससे तुम्हारी आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब तुम ऐसे बैठते हो पेज लेके, 2 घंटे एक ही पेज पे बैठे हो, क्या फ़ायदा हुआ? तुम तो कहोगे तुमने 2 घंटा पढ़ लिया, आउटपुट निकली कुछ नहीं। जब तुम पढ़ रहे हो कि इतना इफेक्टिवली पढ़ो कि जब तुम बुक ख़त्म करो, बुक बंद करो, तुम्हें ये हो जाए कि काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सब कुछ याद हो गया। तो पागलपना तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, मेहनत बहुत डालनी पड़ती है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई टिप्स? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT पे बहुत फोकस करो। D ब्लॉक जैसे चैप्टर, F ब्लॉक जैसे और P ब्लॉक जैसे चैप्टर जो +2 के हैं, उनमें NCERT से ही आती है लाइन्स। तो NCERT लर्न करना बहुत ज़रूरी है। +1 के पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर NCERT पढ़ लो, पर उन पे इतना लाइन बाय लाइन नहीं आता, क्योंकि पीरियोडिक में भी कुछ चीज़ें P ब्लॉक या P ब्लॉक से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। पर ऐसे जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, S ब्लॉक चलो रिमूव हो गया, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक और P ब्लॉक, इनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बारी। अच्छा, फिजिक्स की NCERT कितना इंपॉर्टेंट है? अब लोग तो कहते हैं इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स की केमिस्ट्री, फिज़िक्स की NCERT, पर मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी। कैसे नहीं पढ़ी? मैंने बस क्वेश्चंस करे थे फिज़िक्स के बैक एक्सरसाइज के, बीच में कई बार पॉइंट्स टू पॉइंटर वाला देख लेता था मैं,
पर मुझे एज सच फिज़िक्स की एनसीईआरटी में कुछ फ्रूटफुल नहीं लगा। अगेन वेरी पर्सनल चॉइस है। मतलब मुझे था बोर्ड्स के अंदर कि वैसे भी कर ही लूँगा, बोर्ड्स में फ़िज़िक्स में 99 आए थे। तो एज सच तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। आपके पास बहुत फ्री टाइम है फिर एनसीईआरटी पढ़ो। आई थिंक फिज़िक्स की एनसीईआरटी शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, क्या टॉप करने के लिए बड़ी कोचिंग ही इम्पोर्टेंट है या एक छोटी कोचिंग से एक छोटे टीचर से पढ़ के टॉप किया जा सकता है? देखो, मुझे लगता है जो मेरा रिज़ल्ट है वो टेस्टिमेट है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं कोचिंग की जो कंट्रीब्यूशन है वो होती है, ज़रूर होती है। कहाँ से पढ़ रहे हो, किन टीचर से पढ़ रहे हो। पर मैं वही कह रहा हूँ कि टीचर्स एक्ट एज कैटलिस्ट। अगर बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है तो चाहे दुनिया का बेस्ट टीचर बुला लो, कुछ नहीं कर पाएगा वो, तब भी बच्चा नहीं कर पाएगा। अब एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तुम उनकी बात मान रहे हो नहीं मान रहे, तुम अपने आप से पूछना, क्या तुम एक्चुअली मेहनत डाल रहे हो? क्या तुम अपने आप से जब तुम सोते हो सेटिस्फाई होते हो तुम रात को सोने के पहले कि आज मैंने बहुत पढ़ाई करी, आज मैंने इफ़ेक्टिवली आउटपुट निकाली? तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसी कोचिंग में जाओ, इसी कोचिंग में जाओ। अब मैं एक 100 बच्चों की कोचिंग से मेरा ऑन डे रैंक 1 है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बजाय इस पर ध्यान दो कि तुम कितनी मेहनत डाल रहे हो, क्योंकि चाहे टीचर जितना मर्जी अच्छा हो वो आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे। तो गाइस, ये था भाई लॉन्ग वीडियो भाई के साथ, ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चन अगर नहीं पिक किए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर हम कभी मिलेंगे जल्दी तो फिर हम प्रॉपर वीडियोस करेंगे। और भी ये बेसिक वीडियो था एक तरीके से, मुझे लगता है कि इसमें स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। बट फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच आर्यन भाई, आपने टाइम दिया यार। थैंक यू सो मच। तो गाइज, अभी मैं लुधियाना में हूँ, आर्यन भाई के रूम है, रूम में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा वीडियो भाई, देखना जरूर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।